हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहाँ पर क्लास 6 की एनसीईआरटी साइंस चल रही है। आज आपका इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 है। यहाँ पर हम लोग हमारे चारों ओर के परिवर्तन अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहाँ पर इस अध्याय में हम लोग हमारे चारों ओर के पर्यावरण में जो वस्तुएं मौजूद हैं उनमें जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, कुछ परिवर्तन जो हैं बहुत तीव्र गति से होते हैं, कुछ परिवर्तन जो है मंद गति से होते हैं। कुछ परिवर्तनों को हम देख पाते हैं और कुछ परिवर्तनों को हम नोटिस नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर हम उन परिवर्तनों के बारे में ही बात करेंगे। चैप्टर की स्टार्टिंग में यहाँ पर एक कल्पना की गई है कि कल्पना कीजिए कि यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति मिल जाए तो आप क्या करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, क्लास 6 की किताब है, तो क्लास 6 के बच्चे का जो मेंटल आईक्यू होता है उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर इमेजिनेशन की गई है कि आप चाहेंगे कि आप एक राजा बन जाएं, आप चाहेंगे कि आपका महल बादलों के ऊपर हो, आप ये भी चाह सकते हैं कि आपकी नाक जो है लंबी हो जाए, आप ये भी इमेजिन कर सकते हैं कि आप जिस पलंग पर सो रहे हैं वो हवा में उड़ने लगे, या फिर ये भी चाह सकते हैं कि आपके पास जो पेन या पेंसिल है वो जादुई पेन या पेंसिल बन जाए, उससे जो सामान या वस्तु आप बनाएं वो यथा रूप में आ जाए। ऐसी कुछ इमेजिनेशन आप लोग कर सकते हैं। आगे यहाँ लिखा गया है कि वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, कोई मिरेकल वाली शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की जो कुछ वस्तुएं हैं उनको बदल सकते हैं। शायद आप लोग बहुत सारी वस्तुओं को भी बदल सकते हैं। यानी यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास कोई वास्तव में जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उनको हम बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। जैसे खेतों में फसलें समयानुसार बदलती रहती हैं। आपको पता होगा कि फसलों के 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और जायद। इनमें फसलें जो है बदलती रहती हैं। पत्तियां रंग बदलती रहती हैं, यानी कि मौसम के अकॉर्डिंग पत्तियां जो होती हैं रंग बदलती रहती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। अब आगे बोला गया है कि क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, आपने शैशवावस्था में आप एक छोटे बच्चे के रूप में थे, बाल्यावस्था तक आते आते आपका जो शैशवावस्था वाला शरीर था उससे थोड़े आप बड़े हो गए, और बाल्यावस्था से जब आप युवावस्था में आए तो आप बिल्कुल एक युवक टाइप बन गए। यानी आप बचपन से लेकर अब तक आपके शरीर में भी परिवर्तन हुआ है। आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं और आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सब के साथ यानी आपकी हाइट वगैरह बढ़ने के साथ क्या होता है, आपका जो वजन होता है, वेट होता है, वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। यानी आपने देखा होगा कि बचपन में आप छोटे से थे, आपके मम्मी पापा आपको अपनी गोद में ले पाते थे। क्या बड़े होने पर आपके मम्मी पापा आपको अपनी गोद में ले पाते हैं? नहीं ले पाते हैं, क्योंकि आपके शरीर में भी ग्रोथ हुई है, आपके शरीर में भी परिवर्तन हुए हैं। आप देखिए, यहाँ पे पूछा गया है, क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब ये है कि मान लीजिए बचपन में आप छोटे थे, एक छोटे बच्चे के रूप में थे, जवानी तक आते आते, युवावस्था तक आते आते आप बड़े हो गए। क्या ऐसा संभव है कि आप युवावस्था से आपको फिर से बाल्यावस्था या शैशवावस्था में पहुंचा दिया जाए? क्या ये संभव है? ये उत्क्रमण संभव है? संभव नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिनको आप उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ परिवर्तनों को आप उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो वही यहाँ पर क्रियाकलाप के माध्यम से समझाया गया है। आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रियाकलाप 1 को देखना है। आपको एक गुब्बारा लेना है, उसे फुलाना है। हालांकि गुब्बारे को इस तरह से फुलाएंगे कि वह फट ना जाए। तो आप क्या देखेंगे, जब आप गुब्बारा फुलाएंगे तो गुब्बारे के आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। अब बाद में क्या करेंगे, बाद में आप उसकी हवा निकाल देंगे। तो हवा निकालने पर क्या होगा, पहले जो गुब्बारा जिसमें आपने हवा भरी है उसके आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप हवा निकाल देते हैं तो गुब्बारा जो होता है फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है। यानी गुब्बारे में हवा भरकर उसे निकालकर, गुब्बारे की हवा को निकालकर हम क्या कर सकते हैं, उत्क्रमित करके गुब्बारे को पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। अब क्रियाकलाप नंबर 2 दिया गया है। क्रियाकलाप नंबर 2 में क्या है, एक कागज का टुकड़ा आपको लेना है और कागज के टुकड़े से आपको हवाई जहाज बनाना है। बचपन में मैंने तो बहुत सारे हवाई जहाज बनाए थे और घर से टीचर्स की डांट भी पड़ती थी मुझे। तो आपने भी किया होगा बचपन में कि बचपन में पेज फाड़ फाड़ के हवाई जहाज बनाए होंगे। तो आपको क्या करना है, आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाना है। आपको उड़ाने में मजा आएगा और बाद में जब आप थक जाएं तो आप क्या करेंगे, कागज को पुनः सीधा करके रख लीजिए। जैसे यहाँ दिखाया गया है कि कागज से आपको क्या करना है, हवाई जहाज बनाना है। और हवाई जहाज वाले पेज को जब आप उड़ाते उड़ाते हवाई जहाज को थक जाएं फिर से खोल के सीधा कर लीजिए। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पेज से पहले आपने हवाई जहाज बनाया और हवाई जहाज को बनाने के उपरांत उस पेज को फिर से खोलकर आपने पुनः पेज में परिवर्तित कर लिया, यानी पेज को पूर्व अवस्था में आप ले आए। यानी यहाँ पर भी उत्क्रमण संभव है। अब एक क्रियाकलाप और किया गया, क्रियाकलाप नंबर 3। गुथे हुए आटे की एक लोई बनाई है। यानी आपके पास गुथा हुआ आटा है, उसकी आपको एक लोई बनानी है और आप क्या करेंगे, इससे एक रोटी बेलने की कोशिश कीजिए।
अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप जो रोटी बेल रहे हैं वो रोटी गोल नहीं हो पा रही, तो आप क्या करेंगे, रोटी को दोबारा से लोई बना सकते हैं, क्योंकि अभी तक आपने रोटी को सेंका नहीं है, केवल आपने तवे पर बेलने की सहायता से बेलने का प्रयास कर रहे थे और आपको लगता है कि आपकी जो मनपसंद शेप है वो शेप नहीं आ पा रही है, तो आप क्या करेंगे, फिर से रोटी जो आपने बनाई है, बेली है उल्टी सीधी, उसको आप फिर से लोई बना सकते हैं, यानी इसको भी आप उत्क्रमित कर सकते हैं। तो यहां पर वही समझाने का प्रयास किया गया है, यानी कि अब आपने क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में जो 3 परिवर्तन देखे हैं उनके बारे में आपको सोचना है। उनमें एक जैसा क्या था, उनमें एक जैसी कॉमन बात क्या थी? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? तो यहां पर वही सब चीजें बोली गई हैं, इनके आंसर दिए गए हैं। क्या इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? हाँ। यदि हाँ तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में पाया जा सकता है, और इसी को उत्क्रमित परिवर्तन बोलते हैं। यानी ऐसे परिवर्तनों को हम क्या कर सकते हैं, यानी वस्तु की एक अवस्था से उसे दूसरी अवस्था में बदलने के बाद उसको फिर से पूर्व अवस्था में लाया जा सकता है, यानी उसको उत्क्रमित किया जा सकता है, जो कि क्रियाकलाप 1, 2 और 3 में दिखाया गया है। अब इसके आगे के क्रियाकलाप फिर बताए गए हैं। अब क्रियाकलाप नंबर 4 बोला गया है। अब आपको क्या करना है, जो क्रियाकलाप 1 में जो आपने बैलून या गुब्बारा लिया था उसको फिर से लेना है, उसको उसके पूरे आमाप में फुलाना है और उसके मुख को क्या करना है, पतले धागे से कसकर बांधिए, और बाद में क्या करना है, किसी नुकीली पेंसिल या किसी नुकीले सुई की सहायता से उसको फोड़ना है। तो फोड़ने के बाद क्या होगा, फोड़ने के बाद क्या गुब्बारा अपनी पूर्व अवस्था में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, क्योंकि गुब्बारे का आकार और आमाप फोड़ने की वजह से बदल गया है। ऐसी क्रियाकलाप नंबर 5, क्रियाकलाप नंबर 5 में यानी आपने जो क्रियाकलाप नंबर 2 किया था जिसमें कागज के टुकड़े को लेकर आपने उसको मोड़कर एक एरोप्लेन बनाया था, अब उसी कागज को आपको दोबारा से लेकर आप क्या करेंगे, उस पर एक रेखा चित्र बनाइए, जहाज का आपको रेखा चित्र ड्रॉ करना है, और बाद में आपको क्या करना है, कैंची की सहायता से उसे आपको ऐसे काट के निकाल लेना है। तो क्या आप इस कटे हुए हिस्से को दोबारा से आप इसमें लगाकर क्या कागज को पूर्व अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, है ना, नहीं ला सकते हैं। अब जैसे वही क्रियाकलाप नंबर 6 फिर से आ गया कि आपके पास वही गुथा हुआ आटा है, आप लोई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेंक दीजिए, और रोटी जब सेंक जाए, रोटी जब फूल जाए, उसके बाद क्या रोटी से आप फिर से लोई बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। यानी यहाँ पे वही बताया गया है कि हम देखते हैं कि जो परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5 और 6 में हुए हैं उनको वापस नहीं किया जा सकता, यानी उनको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार और आमाप में परिवर्तन हो जाता है। यानी बार बार आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हो तो क्या होता है, पेंसिल की जो निब होती है वो समय के साथ साथ घिसती जाती है, रबड़ को बार बार आप अपने इरेजर को बार बार कागज पर घिसते हैं तो इरेजर का जो आकार आमाप है वो उसमें परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे वही बोला गया, क्या इस परिवर्तन को आप उलट सकते हैं? नहीं उलट सकते हैं। क्यों भाई, जो पेंसिल खर्च हो गई है, पेंसिल जो आपने यूज कर ली है, क्या वो पेंसिल फिर से आ जाएगी? नहीं आएगी। जो रबड़ आप घिस चुके हैं कागज पर, क्या रबड़ को घिसने के उपरांत रबड़ अपनी पूर्व अवस्था में आ पाएगी? नहीं आ पाएगी। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते हुए जरूर देखा होगा, वह क्या करता है, मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल सकता है। क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए डिपेंड करता है, अगर उसने मिट्टी के बर्तन आग में सेंके नहीं है, भट्टी में सेंके नहीं है और अभी भी गीली अवस्था में है, चाक पर ही बने हुए हैं, तो उन्हें बदल सकता है। अगर उसने उस बर्तन को भट्टी में सेंक दिया है तो उसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो वही बात यहां पे बोली गई है। अब देखिए यहां पर कुछ सामान्य से परिवर्तन दिए गए हैं, परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। तो यहां पर मैं यस और नो लिखता जाऊंगा। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा आप बना सकते हैं। क्या उबले अंडे से आप कच्चा अंडा बना सकते हैं? नहीं बना सकते भाई, उबले अंडे से कभी कच्चा अंडा बन सकता है? नहीं बन सकता है। गाढ़े घोल से इडली, तो गाढ़े घोल से इडली बनाने के बाद जो आपकी इडली है, इडली जब आपकी बन जाए, क्या इडली से फिर से गाढ़ा घोल बन जाएगा? नहीं बनेगा, नो। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े से सूखे कपड़े कर सकते हैं और सूखे कपड़े को फिर से आप गीला भी कर सकते हैं, तो यस, है ना। सूखे कपड़े पर पानी डाल के फिर से उसे गीला कर सकते हैं। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, जैसा कि आपको मैंने बताया था, स्वेटर बुनते समय स्वेटर में क्या होता है, यहाँ पर डबल रेसों का इस्तेमाल नहीं होता है, केवल एक रेसे की सहायता से पूरा का पूरा स्वेटर बना दिया जाता है। वहां पर हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि स्वेटर, मोजा, उसमें क्या होता है, अगर आप कोई एक धागा खोल दें तो पूरा का पूरा स्वेटर, पूरा का पूरा वस्त्र खुलता चला जाता है। तो ऊन के धागे से बना हुआ स्वेटर, इसको आप फिर से उत्क्रमित कर सकते हैं? कर सकते हैं, यस। अनाज से बनाया गया आटा, क्या आप आटा से अनाज फिर से बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, नो। ठीक है। ठंडे दूध से गर्म दूध, ये ठंडा दूध है उसको गैस पे रख के आप बॉईल कर सकते हैं
और बॉयल दूध होने के बाद उसको फिर से ठंडा कर सकते हैं, यानी उत्क्रमित कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी आपके पास कोई सीधा धागा है, उससे आप कुंडलित डोरी बना लीजिए ऐसे करके, और आप इसको फिर से सीधा कर लीजिए, तो कर सकते हैं, उत्क्रमित कर सकते हैं। यस। कली से फूल, क्या फूल से फिर से कली बना सकते हैं? नहीं बन सकती है, नो। दूध से पनीर बन जाएगा, क्या पनीर से दूध बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। गाय के गोबर से बायोगैस बन जाती है, क्या बायोगैस से गाय का गोबर बन जाएगा? नहीं बनेगा। खिंचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड हो जाएगा, भाई ये उत्क्रमित है। भाई आपने रबड़ बैंड खींचा, गुब्बारा भी तो रबड़ बैंड की भांति है, आपने हवा भरी और बाद में निकाल दी, तो गुब्बारा पुनः फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया, तो वही रबड़ बैंड का है। एक बार आपने रबड़ बैंड खींचा और फिर से छोड़ दिया, तो रबड़ बैंड फिर से अपनी पूर्व अवस्था में आ गया। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, बिल्कुल। देखिए जमी हुई आइसक्रीम है, अगर वो पिघल जाती है तो रेफ्रिजरेटर में रखकर आप उसको फिर से जमा सकते हैं, तो ये यस। ठीक है, तो मैंने यहाँ बता दिया है कौन कौन से उत्क्रमित होंगे और कौन कौन से उत्क्रमित नहीं होंगे, तो यहाँ पर यस और नो लिखकर मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया है। अब आगे यहाँ पर क्रियाकलाप, यहाँ पर 6.2 में बताया गया है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं। जैसे यहाँ बताया गया है कि हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फावड़ा है, कुदाल है, खुरपी है, ये सब औजार हैं। तो इनमें आप क्या देखते हैं, क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है, यानी यहाँ पर ये लोहे का फलक है, इस पर लकड़ी के हत्थे पर इसको कैसे जड़ा गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कैसे जड़ा गया है, वो समझाने का प्रयास किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है, छल्ला होता है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। तो साधारणतया क्या करते हैं, इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा सा छोटा लेते हैं और हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को पहले गर्म किया जाता है, बिल्कुल लाल गर्म किया जाता है। लाल गर्म करने से क्या होता है, प्रसार की वजह से लोहे का आकार बढ़ जाता है, और जैसे ही आकार फैल जाता है उसमें हम हत्था फंसा देते हैं और बाद में उसको ठंडा कर देते हैं। ठंडा करने से क्या होता है, लोहा जो होता है ठंडा होने पर सिकुड़ जाता है, और सिकुड़ने की वजह से क्या होता है, हत्थे में ये कस जाता है, यानी हम इसको उत्क्रमित कर पा रहे हैं। ये लोहे को गर्म करके उसका प्रसार कर पा रहे हैं और गर्म करने के बाद ठंडा करने पर उसको फिर से संकुचित कर पा रहे हैं। इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी की लकड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए भी किया जाता है, जैसा कि चित्र 6.7 में दर्शाया गया है। पहले क्या करते हैं, जो लोहे का रिम है उस रिम को गर्म करते हैं, रिम को गर्म करने से उसका आकार फैल जाता है, और जैसे ही आकार फैल जाता है उसमें लकड़ी फंसा के फिर से उसको ठंडा कर देते हैं। तो ऐसे करके लोहे की रिम जो होती है सिकुड़ जाती है और चारों ओर, लकड़ी के चारों ओर ये कस जाती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसमें, तो यहाँ पर वही बताया गया कि आप पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है और पहिए के ऊपर कस जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि जब हम जल को बर्तन में बॉयल करना या गर्म करना शुरू करते हैं तो कुछ समय बाद यह उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहते हैं तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जल का वाष्पन शुरू हो जाता है। तो वाष्पन होने की वजह से जल की मात्रा घटनी स्टार्ट हो जाती है। जल जो होती है वो वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। इसके बारे में आपने अध्याय 5 के जो क्रियाकलाप 7 है उसमें आपने देखा भी होगा कि हम जो जल है, जल को गर्म करने पर जलवाष्प बनती है और जलवाष्प को संघनन विधि से ठंडा करके फिर से जल को प्राप्त कर सकते हैं। यानी जल को गर्म करने के उपरांत जो जल की जलवाष्प है उसको इकट्ठा करके हम फिर से जल बना सकते हैं। तो यहाँ पर वही बताया गया कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जो है जल में परिवर्तित हो जाता है। आगे यहाँ बताया गया है कि हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किस में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है, और जब द्रव को आप फिर से जमाएंगे, फिर से ठंडा करेंगे तो फिर से बर्फ बन जाएगा। अब जैसे बूझों ने प्राय यह देखा है कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ तार या फिर तारकोल को गर्म करते हैं। बूझो जानने का प्रयास कर रहा है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर क्या परिवर्तन होगा, क्या उत्क्रमित किया जा सकता है, किया जा सकता है। देखिए काले पदार्थ यानी तारकोल को गर्म करने पर क्या होता है, तारकोल द्रव होकर फैलता है और जैसे ही ठंडा होता है वो जम जाता है। तो यहाँ पे रोड बनाने टाइम पे ये कॉन्सेप्ट रखा जाता है कि जब तारकोल सड़कों पे डाला जाता है, गिट्टी पे डाला जाता है, तो गर्म होने की वजह से वो गिट्टी को जकड़ लेता है और ठंडा होने पर गिट्टी को एकदम कस के पकड़ लेता है। इससे सड़क मजबूत बनी रहती है। तभी आपने देखा होगा गर्मी के दिनों में जब बहुत ज़्यादा हीट बढ़ती है तो कई जगह पर सड़कें जो होती हैं पिघलने लगती हैं, क्योंकि तारकोल पिघलने लगता है इसलिए सड़कें भी पिघलने सी लगती हैं। तो यहाँ पर भी उत्क्रमित इसको किया जा सकता है। अब यहाँ पे बताया गया कि पहेली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है। लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को
जब तक गर्म करते हैं तब तक लाल ना हो जाए, भाई लोहे की टोकरी को तब तक गर्म किया जाता है जब तक वो लाल ना हो जाए। जब ये मुलायम हो जाता है, यानी आपको पता ही होगा लोहा गर्म करने पर उसमें प्रसार होता है और वो मुलायम हो जाता है, और मुलायम होने के उपरांत उसको लोहार जो है अपनी इच्छा अनुसार पीट पीट कर औजार बना देता है। तो गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? हाँ, परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोहा जो है नरम हो गया और उसमें प्रसार हुआ, और प्रसार होने के अकॉर्डिंग हमने उसमें अपने अकॉर्डिंग परिवर्तन कर लिया। अब फिर से यहाँ पर एक क्रियाकलाप नंबर 7 आ जाता है। आपको क्या करना है, एक छोटी मोमबत्ती लेनी है। एक छोटी मोमबत्ती को लेकर उसकी लंबाई जो है स्केल से आपको मापनी है, और बाद में एक उचित स्थान पर लगाकर, यानी एक आप यहाँ पे मार्क लगा दीजिए और इसको जलने के लिए छोड़ दीजिए। कुछ समय तक जलने के उपरांत आप क्या करेंगे, मोमबत्ती को बुझा देंगे। तो आप देखेंगे क्या मोमबत्ती का जो आकार है, आपने जो स्केल से आकार मापा था, क्या वही आकार है अब भी? तो आप देखेंगे नहीं है। यानी मोमबत्ती जलने से क्या हुआ कि मोमबत्ती के आकार में परिवर्तन आया, मोम जो है आग से जल गया, इसलिए मोमबत्ती के आकार में परिवर्तन आया और मोमबत्ती का आकार जो है कम हो गया। तो क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं कर सकते भाई। मोमबत्ती जो हमने जला दी है, जलाने से जो मोम खर्च हो गया है, आप दोबारा से वो मोम नहीं ला सकते हैं, तो इसे उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मोम को गर्म करना। देखिए, मोम को गर्म करने पर क्या होता है, मोम द्रवावस्था में आ जाता है, और द्रवावस्था से आप फिर से मोम के आकार को परिवर्तित करके फिर से जो आकार बनाना चाह रहे हैं वो आकार बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मोमबत्ती को जलाएंगे तो मोमबत्ती के जलाने से क्या होता है, मोम भी जलता है, तो ऐसे में जो मोमबत्ती का आकार है वो परिवर्तित नहीं होगा। हालांकि जो आपके पास अगर कैंडल है, आप चाहें तो कैंडल को गर्म करके उसको द्रव मोम में बना सकते हैं, और द्रव मोम से आप फिर से वही कैंडल दोबारा बना सकते हैं। अब क्रियाकलाप 7 को आपको धूपबत्ती से दोहराना है। धूपबत्ती तो आप जानते होंगे, अक्सर मंदिर वगैरह में पूजा वगैरह के लिए लगाई जाती है ताकि सुगंध वगैरह हो, या फिर आपने देखा होगा दुकानों पर, जूस वगैरह की दुकानों पर मक्खियों या मधुमक्खियों को हटाने के लिए भी धुआं किया जाता है उसकी सहायता से। तो धूपबत्ती को आपको जलाना है, यह पूरी तरह से जले तब तक आपको प्रतीक्षा करनी है। तो धूपबत्ती में क्या आपको परिवर्तन दिखाई दिए, ये नोटिस करना है। धूपबत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है, ये कुछ राख और गैस के रूप में होते हैं। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? धूपबत्ती जलाने पर जो हमें अच्छी खासी सुगंध मिली है, उस सुगंध की सहायता से फिर से हम उस धूपबत्ती को बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसी प्रकार माचिस की तीली में क्या परिवर्तन हुए, यानी माचिस की तीली जलाने के उपरांत क्या आप माचिस की तीली को फिर से पूर्वावस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं। तो वही सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अब जैसे आपने अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था, क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? हाँ, नमक जो है जल में घुल गया था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? हाँ, कर सकते हैं भाई। जल को गर्म करेंगे, जल क्या होगा, जल वाष्प बन के उड़ जाएगा और तली में नमक बच जाएगा। तो ऐसे करके इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। अध्याय 5 के क्रियाकलापों में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया था। इस प्रकार यह कह सकते हैं कि नमक को पानी में घुलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है, ये हम कह सकते हैं। जैसा कि हम जानते भी हैं कि नमक को फिर से पानी से कैसे प्राप्त करते हैं, वो विधि हम पढ़ चुके हैं। अब जैसे हम पहेली ने कुछ चीजें और पूछी हैं। पहेली ने पूछा है कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही की थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है, दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए रख देते हैं, और फिर आराम से हम रख देते हैं, उससे बाद में देखते हैं तो देखते हैं कुछ घंटों में दूध जो है दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या आप इस दही से फिर से दूध बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि जब कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, यानी कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जिन्हें हम उत्क्रमित रिवर्स कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते हैं। तो उत्क्रमित होने वाले परिवर्तनों में जैसे रबर बैंड है, तो रबर बैंड को अगर हम खींचेंगे और फिर से उसको छोड़ देंगे तो रबर बैंड क्या होगा, अपनी पूर्व अवस्था में आ जाएगा। गुब्बारे को एक नियत हवा भर के उसमें क्या है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं और हवा निकाल के वो फिर से अपनी यथावस्था में आ जाएगा। कागज से हमने एरोप्लेन बनाया था, कागज को मोड़कर एरोप्लेन बनाया था, तो एरोप्लेन को अगर हम खोल देंगे तो क्या होगा, फिर से कागज में प्राप्त हो जाएगा। आटे की लोई बनाई थी और लोई को जब हम बेलते हैं और लगता है कि लोई जो है हमारे अकॉर्डिंग आकार की नहीं है, तो उस बेली हुई लोई को फिर से हम लोई बना सकते हैं। तो ये सब चीजें हमने की थी। तो कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके तो और कुछ को नहीं किया जा सके। तो इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित न किया जा सके।
बेसिकली यहाँ चैप्टर में क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया जा गया है, उत्क्रमण का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया गया है उदाहरण देकर कि कौन कौन से ऐसे परिवर्तन है जो आपके परिवेश में होते हैं, किन किन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, किन किन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं दी गई है, केवल समझाया गया है कि कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमित होते हैं, कौन कौन से नहीं होते हैं। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर जो है ये एंड हो जाता है। चैप्टर का सारांश जो है वो देख लेते हैं कि कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है और कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। बस इतना सा ही सारांश है। इसके बाद इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो आप देखेंगे। पहला है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं ताकि आपका जो पैंट वगैरह है वो भीगे ना। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? कर सकते हैं भाई। आपने अपनी पैंट को जो फोल्ड किया है पानी से बचाने के लिए, आप जल से बाहर निकलकर उसको फिर से आप सही कर सकते हैं, पूर्व अवस्था में ला सकते हैं। तो हाँ, इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। अकस्मात आपका जो प्रिय खिलौना है ये गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? देखिए, खिलौना जो होता है प्लास्टिक का बना होता है और प्लास्टिक के खिलौने अगर टूट जाते हैं तो आप उस टूटे हुए खिलौने से फिर से आप उसे सही नहीं कर सकते हैं। तो आप नहीं कर सकते हैं। आपको नीचे साड़ी दी गई है, इसमें कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, तो आपको रिक्त स्थान में बताना है कि ये परिवर्तन किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं। परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है तो हाँ या ना बताना है। यहाँ पर मैं यस और नो वाला साइन लगाता जाऊंगा। अगर आप लकड़ी के टुकड़े को चीर देते हैं तो आप फिर से चीरे हुए टुकड़े से सजी हुई लकड़ी बना सकते हैं, साबित लकड़ी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, तो यहाँ पर नो आ जाएगा। आइसक्रीम का पिघलना, आइसक्रीम पिघल जाती है, आप उसको फिर से रेफ्रिजरेटर में रखकर जमा सकते हैं, तो इसको रिवर्स किया जा सकता है। चीनी का जल में घुलना, हाँ, चीनी का जल में जो घुलना है इसको भी रिवर्स किया जा सकता है। यानी चीनी जो घुली हुई जल में है तो जल में कुछ विधियों के जरिए, जैसे जल को वाष्पीकृत करने के आधार पर हम चीनी को फिर से प्राप्त कर सकते हैं, तो ये हम कर सकते हैं। खाना पकाना, देखिए जब हम कच्ची सब्जी से खाना पकाते हैं तो क्या पके हुए खाने से हम फिर से कच्ची सब्जी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, नो। आम का पकना, क्या पके हुए आम से आप फिर से कच्चा आम बना सकते हैं? नहीं। दूध का दही में जमना, तो जमे हुए दही से आप क्या दूध बना सकते हैं? नहीं, तो यहां पर नो आ जाएगा। अब चौथा प्रश्न पूछा गया है कि चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट जो होती है इसमें परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि कौन सी चित्रकारी हमने की है। अगर मान लीजिए चित्रकारी हमने जो पेंसिल होती है, कच्ची पेंसिल की सहायता से चित्रकारी की है, तो हम उसे इरेजर से मिटाकर ड्राइंग शीट में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर मान लीजिए चित्रकारी हमने पक्के रंगों से की है, मान लीजिए जो हमने वाटर कलर का यूज किया है, तो हम इसको फिर से उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है चित्रकारी की किससे की है, हमने पेंसिल से की है या फिर पक्के रंगों से की है। उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जो जैसा कि हमने क्रियाकलाप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्रियाकलाप बताए थे, वही उदाहरण आप यहाँ पर दे देंगे। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है, सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? देखिए, पीओपी एक बार सूखने के बाद, पानी में भिगोने के बाद जब उसे सुखा दिया जाता है तो फिर से पीओपी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, तो यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी गई थी, वर्षा के कारण भीग जाती है, अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकती है? नहीं। देखिए, सीमेंट में अगर पानी पड़ जाता है और उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है तो कठोर बन जाती है, तो कठोर सीमेंट से फिर सीमेंट नहीं बनाई जा सकती है, तो इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, ऐसे करके आपका ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो जाता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।